नमस्कार और ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज के नए सीजन में आपका स्वागत है। ये एक बड़े प्रोजेक्ट इंडिया स्टेट स्टोरीज का हिस्सा है जो भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं के विकास की पड़ताल करता है। ये प्रोजेक्ट पुणे की फ्लेम यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च द्वारा समर्थित है। इस सीजन में हम अपने वर्तमान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के दिलचस्प इतिहास में गहराई से उतर रहे हैं। और आज चौथे एपिसोड में हम असम राज्य के गठन के पीछे के आकर्षक इतिहास के बारे में जानेंगे। ये बातचीत इंडिया स्टेट स्टोरीज में हमारी टीम द्वारा लिखे गए एक लेख पर आधारित है। इन लेखों को गूगल के नोटबुक LM की मदद से ऑडियो बातचीत में बदला गया है। शो नोट्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी मैं असम के बारे में सोचती हूँ तो चाय के बागान और ब्रह्मपुत्र नदी का ख्याल आता है, लेकिन इसकी भौगोलिक बनावट इससे कहीं ज्यादा जटिल है। क्या असम नाम का कोई खास मतलब है? बिल्कुल, और यहीं से इस क्षेत्र की पहचान की परतें खुलनी शुरू होती हैं। सबसे प्रचलित मान्यता तो यही है कि ये नाम अहोम राजवंश से आया है, जिन्होंने इस भूमि पर लगभग 600 साल राज किया। लेकिन एक और दिलचस्प थ्योरी है जो इसे संस्कृत के शब्द असोम से जोड़ती है। असोम? हाँ, जिसका मतलब है अद्वितीय, बेजोड़ या फिर उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़ ये शब्द तो भौगोलिक रूप से और शायद ऐतिहासिक रूप से भी असम पर बिल्कुल फिट बैठता है। सही कहा आपने। भौगोलिक रूप से देखिए तो असम मुख्य रूप से 2 घाटियों का प्रदेश है। एक तो विशाल ब्रह्मपुत्र घाटी और दूसरी दक्षिण में छोटी लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण बराक घाटी। और इन घाटियों के चारों तरफ पहाड़ियों की एक ऐसी श्रृंखला है जो आज अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय जैसे राज्य बन चुके हैं। अच्छा, मतलब ये सभी कभी उस विशाल असम का ही हिस्सा थे? हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो असम को 7 बहनों का केंद्र या प्रवेश द्वार भी कहते हैं। मतलब इसकी भौगोलिक स्थिति ही इसे इतना रणनीतिक बना देती है। एक तरफ भूटान और बांग्लादेश जैसे देशों से सीमाएं, और दूसरी तरफ भारत के बाकी पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ाव। हाँ, और इसी भूगोल की एक और सच्चाई है, पानी। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ जीवनदायिनी है, जमीन को उपजाऊ बनाती है, लेकिन दुनिया के सबसे ज्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में से एक होने के कारण यही नदी हर साल भयानक बाढ़ भी लाती है। और भूकंप का खतरा भी तो है वहाँ। जी, तो यहाँ की जमीन और लोगों का पानी से एक बहुत गहरा प्यार और डर का रिश्ता है। चलिए, अब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। असम का जिक्र तो महाभारत में भी मिलता है, लेकिन जिसे हम आज का असम कहते हैं, उसकी नींव तो अहोम साम्राज्य ने ही रखी थी। ये सोचना ही हैरान करता है कि एक राजवंश 600 सालों तक कैसे टिका रहा। ये अहोम कौन थे और कहां से आए थे? यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। बात है 1228 की। ऊपरी बर्मा यानी आज के म्यांमार से एक शान राजकुमार सुकाफा अपने अनुयायियों के साथ पटकाई पहाड़ों को पार करके ब्रह्मपुत्र घाटी में दाखिल हुए। अच्छा, उस समय यहाँ चुटिया और कछारी जैसी स्थानीय जनजातियों का राज था। सुखाफा ने उन्हें हराया और एक नए साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन किसी बाहरी शक्ति का इतने लंबे समय तक टिके रहना आसान नहीं होता। जरूर उनमें कोई खास बात रही होगी। उनकी सबसे बड़ी खासियत और सफलता का राज था अपना लेना। उन्होंने यहाँ की हिंदू संस्कृति, रीति रिवाजों और सबसे बढ़कर असमिया भाषा को पूरी तरह अपना लिया। मतलब वे बाहर से जरूर आए थे, लेकिन वो यहीं के होकर रह गए। बिल्कुल। और उन्होंने शासन की एक मजबूत प्रणाली बनाई और साथ ही एक ऐसी चीज शुरू की जो उस समय भारत के बाकी हिस्सों में लगभग अनसुनी थी। वो क्या थी? ऐतिहासिक दस्तावेज लिखने की परंपरा, जिसे बुरुंजी कहा जाता है। बुरुंजी? जी, ये सिर्फ राजाओं की तारीफ में लिखी गई किताबें नहीं थीं। ये ताई अहोम भाषा और बाद में असमिया में लिखे गए विस्तृत तथ्यात्मक रिकॉर्ड थे। भारत के बाकी हिस्सों में जहां इतिहास अक्सर पौराणिक कथाओं में लिपटा होता है, वहीं अहोम साम्राज्य अपने हर महत्वपूर्ण घटनाक्रम को पूरी सटीकता से दर्ज कर रहा था। कमाल है। और उनकी सैन्य ताकत का लोहा तो मुगलों ने भी माना। लाचित बोरफुकन और सरायघाट की लड़ाई की कहानियां तो आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। हाँ, अहोम साम्राज्य ने 1-2 नहीं बल्कि 17 बार मुगलों के आक्रमणों को सफलतापूर्वक नाकाम किया। 1671 की सरायघाट की लड़ाई तो सैन्य रणनीति का एक बेमिसाल उदाहरण है। मुगल सेना संख्या में बहुत बड़ी थी। हाँ, उनके पास तोपें भी थीं। बिल्कुल,
लेकिन अहोम सेनापति लाचित बोड़फुकन ने अपनी सूझबूझ से ब्रह्मपुत्र नदी को ही अपना हथियार बना लिया। उन्होंने मुगलों को नदी के संकरे हिस्से में लड़ने पर मजबूर कर दिया, जहां उनकी बड़ी नावें फंस गईं और अहोमों की छोटी तेज नावों ने उन्हें हरा दिया। ये जीत आज भी असमिया गौरव का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो फिर इतने शक्तिशाली साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? जो साम्राज्य 17 बार मुगलों को हरा चुका हो, वो अचानक कैसे ढह गया? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। 18वीं सदी आते आते साम्राज्य अंदर से खोखला होने लगा था। मामूरिया विद्रोह जैसे बड़े आंतरिक विद्रोहों ने इसे हिलाकर रख दिया। और दरबारी साजिशें भी तो थीं। हाँ, रही सही कसर दरबारी साजिशों ने पूरी कर दी और फिर वो एक ऐतिहासिक गलती हुई। बर्मा से मदद मांगना। जी, एक दरबारी में राजा के खिलाफ बर्मा की सेना से मदद मांग ली। 1817 में बर्मा की सेना ने असम पर हमला कर दिया। वो आक्रमण इतना क्रूर और विनाशकारी था कि असम के इतिहास में उसे मानोर दिन यानी बर्मियों के दिन के नाम से काले अध्याय के तौर पर याद किया जाता है। और इसी विनाश ने अंग्रेजों के लिए पूर्वोत्तर में दरवाजे खोल दिए। हाँ, बिल्कुल। एक तरह का पावर वैक्यूम बन गया था। बर्मा की सेना ब्रिटिश भारत की सीमाओं तक पहुंच गई थी, जो अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं था। नतीजा हुआ पहला आंग्ल बर्मी युद्ध, और युद्ध के बाद 1826 में यान्दाबो की संधि हुई। और इस संधि के तहत असम पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। हाँ, पूरा नियंत्रण हो गया। और अंग्रेजों के आने के साथ ही असम का पूरा सामाजिक और आर्थिक ताना बाना बदलना शुरू हो गया होगा। चाय के बागानों की वजह से, है ना? हाँ, अंग्रेजों ने असम का चेहरा ही बदल दिया। उन्होंने यहाँ की जमीन को चाय के लिए बहुत उपयुक्त पाया और बड़े पैमाने पर बागान लगाने शुरू कर दिए। लेकिन इन बागानों में काम करने के लिए स्थानीय लोग तैयार नहीं थे। तो उन्होंने मध्य भारत के छोटा नागपुर पठार से बड़ी संख्या में आदिवासी मजदूरों को लाना शुरू किया, जिन्हें कुली कहा जाता था। जी, और इसके साथ ही प्रशासन चलाने के लिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत पड़ी, जिसके लिए पड़ोसी बंगाल से बड़ी संख्या में बंगाली बाबू लाए गए। सही समझे। तो इन दो वजहों से चाय के मजदूर और बंगाली बाबू असम की पूरी आबादी का चेहरा मोहरा ही बदल गया, और यहीं से भविष्य के सामाजिक तनावों के बीच भी पड़ गए। तो एक तरफ चाय से अर्थव्यवस्था बदल रही थी और दूसरी तरफ समाज में एक नई तरह की बेचैनी पैदा हो रही थी, और इसी दौर में प्रशासनिक तौर पर भी बड़े बदलाव हुए होंगे। हाँ, 1874 में असम को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक चीफ कमिश्नर प्रांत बना दिया गया और शिलोंग को इसकी राजधानी बनाया गया। यही वो विशाल औपनिवेशिक असम था जिसके नक्शे में आज के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय भी शामिल थे। बिल्कुल, यही वो ग्रेटर असम था जो आजादी के बाद टूटना शुरू हुआ। तो आजादी के समय भारत को विरासत में एक ऐसा असम मिला जो भाषाई और जातीय रूप से बहुत ज्यादा विविधतापूर्ण था। इतनी सारी अलग अलग पहचानों को एक साथ एक राज्य में रखना एक बड़ी चुनौती रही होगी। बहुत बड़ी चुनौती। और इस सवाल का जवाब देने के लिए संविधान सभा ने गोपीनाथ बरदोलोई की अध्यक्षता में एक उप समिति बनाई। इसी समिति ने एक बहुत ही अनोखा समाधान सुझाया, स्वायत्त जिला परिषदें। अच्छा, जिसे संविधान की 6ठी अनुसूची में जगह दी गई। हाँ, इसका मकसद था पहाड़ी जनजातियों को उनकी जमीन, संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए सीमित स्वायत्तता देना, ताकि वे असम के साथ रहते हुए भी अपनी विशिष्टता बनाए रख सकें। ये एक बहुत प्रगतिशील विचार था, लेकिन शायद काफी नहीं था। नागाओं की मांग तो पूरी तरह से अलग थी। हाँ, नागा राष्ट्रीय परिषद भारत से पूर्ण अलगाव की मांग कर रही थी। उनके आंदोलन को शांत करने के लिए पहले एक समझौता हुआ और 1957 में नागा हिल्स त्वेनसांग क्षेत्र नाम की एक प्रशासनिक इकाई बनाई गई। लेकिन ये सिर्फ एक अंतरिम व्यवस्था थी। बिल्कुल। आखिरकार लंबे संघर्ष और बातचीत के बाद 1963 में नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना। ये उस विशाल असम से कटकर बनने वाला पहला राज्य था। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हाँ, ये तो बस शुरुआत थी। 1960 का दशक इसी उथल-पुथल का गवाह बना। 1960 में असम सरकार ने एक कानून पारित किया जिसने असमिया को राज्य की एकमात्र राजभाषा बना दिया। इस एक कानून ने पहाड़ी क्षेत्रों में जहां लोग अपनी अलग भाषाएं बोलते थे, आग में घी का काम किया होगा। सही कहा। उन्हें लगा कि उन पर असमिया पहचान थोपी जा रही है। और इसी दौरान मिजो हिल्स में वो भयानक अकाल भी पड़ा था, मौतम अकाल। जी हाँ, मौतम अकाल। 1959-60 में ऐसा ही हुआ। मिजो लोगों का आरोप था कि असम सरकार ने उनकी मदद के लिए बहुत धीमी प्रतिक्रिया दी।
इसी उपेक्षा और गुस्से की आग में से मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF का उदय हुआ, जिसने 1966 में भारत से आज़ादी की घोषणा कर दी और एक हिंसक विद्रोह शुरू कर दिया। तो एक तरफ भाषा का सवाल, दूसरी तरफ विद्रोह की आग, इन सब का नतीजा क्या निकला? इन सब का नतीजा 1972 के एक ऐतिहासिक कानून के रूप में सामने आया, पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम। अच्छा, जिसने मतलब पूरे नॉर्थ ईस्ट का नक्शा ही बदल दिया। हाँ, हमेशा के लिए बदल दिया। इस एक कानून ने 3 बड़े बदलाव किए। पहला, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों को मिलाकर मेघालय नाम का एक पूरा राज्य बना दिया गया। दूसरा, मिजो हिल्स को मिजोरम नाम से एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और तीसरा, ऊपर विशाल इलाके नेफा को अरुणाचल प्रदेश यानी उगते सूरज की धरती का नाम देकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और इस बंटवारे में असम ने अपनी राजधानी शिलोंग भी खो दी, क्योंकि वो अब मेघालय का हिस्सा बन गई थी। सही। इसीलिए गुवाहाटी के पास दिसपुर को एक अस्थायी राजधानी बनाना पड़ा, जो आज तक बनी हुई है। तो 1972 तक आते आते असम अपने आज के भौगोलिक स्वरूप के करीब पहुंच चुका था। लेकिन क्या इन नए राज्यों के बनने से सारी समस्याएं खत्म हो गईं? नहीं, समस्याएं खत्म नहीं हुई, बस उनका रूप बदल गया। अब असम के भीतर की जो चिंताएं थीं, वो एक नए मुद्दे पर केंद्रित हो गई, अवैध प्रवासन। बांग्लादेश से। हाँ, 1971 के बांग्लादेश युद्ध के बाद बड़ी संख्या में शरणार्थी असम आए। इस वजह से स्थानीय असमिया आबादी को लगा कि उनकी संस्कृति, भाषा और राजनीतिक अधिकार खतरे में हैं। और इसी चिंता से वो विशाल असम आंदोलन शुरू हुआ। हाँ, 1979 से 1985 तक 6 साल लंबा एक अभूतपूर्व आंदोलन चला, जिसकी अगुवाई ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी ASU ने की। इसका अंत 1985 के ऐतिहासिक असम समझौते के साथ हुआ, जिसका मकसद अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजना था। लेकिन इसी दौर में कुछ और आंदोलन भी तो सिर उठा रहे थे, जैसे ULFA। बिल्कुल। एक तरफ जहां असम आंदोलन मुख्य धारा का आंदोलन था, वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी ULFA ने एक संप्रभु असम की मांग को लेकर हथियार उठा लिए। और इसके साथ ही असम की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक बोडो समुदाय ने भी अपनी अलग पहचान और जमीन की रक्षा के लिए बोडोलैंड नाम से एक अलग राज्य की मांग शुरू कर दी। तो स्वायत्तता और पहचान का सवाल नए नए रूपों में सामने आता रहा। जी, बोडो आंदोलन भी काफी हिंसक रहा, लेकिन लंबे संघर्ष और बातचीत के बाद 2003 में एक समझौते के तहत असम के भीतर ही बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद यानी BTC का गठन किया गया। ये एक तरह से छठी अनुसूची का ही एक ज्यादा शक्तिशाली संस्करण था। तो पहचान, नागरिकता, स्वायत्तता और संसाधनों पर नियंत्रण के सवाल आज भी असम की राजनीति और समाज के केंद्र में है। आज हमने असम की सीमाओं के बनने और बिगड़ने की एक लंबी और वाकई में बहुत जटिल यात्रा देखी। ये एक ऐसे राज्य की कहानी है जिसका भौगोलिक क्षेत्र तो समय के साथ सिकुड़ता गया, लेकिन जिसकी सांस्कृतिक पहचान हमेशा मजबूत रही। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। असम का इतिहास एक तरफ एकीकरण और आत्मसात करने की कहानी है, जैसे अहोमों का स्थानीय संस्कृति को अपनाना, तो दूसरी तरफ ये विखंडन की कहानी भी है, जहां जातीय और भाषाई पहचान के आधार पर नए राज्य बने। सीमाओं को बनाने और फिर से परिभाषित करने की ये जटिल विरासत पूर्वोत्तर भारत में पहचान की राजनीति और संघवाद के भविष्य के लिए क्या मायने रखती है। और सबसे बड़ा सवाल, एक ऐसा राज्य जिसके इतिहास में प्रवासन, विद्रोह और समझौते की इतनी सारी परतें हों, वो 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना कैसे कर सकता है? ये वो सवाल हैं जो असम के अतीत से निकलकर उसके भविष्य की दिशा तय करते हैं।